नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जिसे समझने में एक भारतीय वैज्ञानिक का बहुत बड़ा हाथ रहा, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। हाँ, वही चंद्रशेखर जिन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल। उनके काम ने तारों की, आप कह सकते हैं, किस्मत समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हमारे पास कुछ जानकारी है उनके जीवन और विज्ञान पर, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। चंद्रशेखर का जन्म, जैसा आपने बताया, लाहौर में हुआ था 19 अक्टूबर 1910 को। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो नोबेल विजेता सीवी रमन के भतीजे थे। बिल्कुल। तो शायद वो वैज्ञानिक माहौल उन्हें घर में ही मिला। बचपन से ही गणित और भौतिकी में उनकी रुचि और प्रतिभा भी काफी साफ दिखने लगी थी। और इसी के दम पर वो पहले मद्रास विश्वविद्यालय गए और फिर 1930 में कैम्ब्रिज खगोल भौतिकी पढ़ने। हाँ, और वो जो कहानी है कि इंग्लैंड जाते हुए जहाज पर ही। हाँ, वही कि जहाज पर ही उनके दिमाग में वो आइडिया आया जिसने खगोल विज्ञान में हलचल मचा दी। बिल्कुल, वो कहानी काफी मशहूर है। सिर्फ 20 साल के थे वो इस वक्त। 1930 के दशक की शुरुआत थी। 20 साल की उम्र में? कमाल है। हाँ, और उन्होंने गणितीय रूप से ये दिखाया कि तारे जब मरते हैं तो उनका क्या हो सकता है। यहीं से जुड़ा है उनका सबसे मशहूर काम, चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर सीमा सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। ये है क्या असल में? कोई बाउंड्री लाइन है क्या तारों के लिए? हाँ, एक तरह से समझिए ये वजन की, द्रव्यमान की एक सीमा है। चंद्रशेखर ने हिसाब लगाया कि एक सफेद बौना तारा कितना भारी हो सकता है। सफेद बौना तारा मतलब जैसे हमारा सूर्य जब अपनी जिंदगी पूरी कर लेगा तो उसका जो बचा हुआ घना हिस्सा होगा। बिल्कुल वही। तो वो सफेद बौना स्थिर रहने के लिए कितना भारी हो सकता है। चंद्रशेखर ने गणना की कि ये सीमा हमारे सूरज के वजन का लगभग 1.4 गुना है। 1.4 गुना। तो अगर मरने वाले तारे का जो कोर है वो इससे हल्का है तो वो शांति से सफेद बौना बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो इस 1.4 गुना वाली लिमिट से भारी हुआ तो यही उनकी खोज बिल्कुल क्रांतिकारी थी। उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि सारे तारे आखिर में ठंडे होकर सफेद बौने ही बनते हैं। अच्छा। लेकिन चंद्रशेखर ने दिखाया कि नहीं, अगर कोर का वजन इस सीमा से ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो तारे को संभाल नहीं पाता। हाँ, अंदर का जो दबाव होता है ना, जिसे इलेक्ट्रॉन अपकर्ष दाब कहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के सामने टिक नहीं पाता। ओह, तो मतलब वो जो चीज पदार्थ को और ज्यादा सिकुड़ने से रोक रही थी वो हार मान लेती है। बिल्कुल। और फिर तारा अपने ही वजन से ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स तो क्या बनता है फिर? वो या तो एक बहुत ही ज्यादा घने न्यूट्रॉन तारे में बदल सकता है, या अगर वजन और भी ज्यादा हो तो वो ढहकर एक ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल, जहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। वही तो इसने तारों के अंत की एक पूरी तरह से नई और काफी नाटकीय तस्वीर पेश की। ये तो वाकई उस समय की जो स्थापित सोच थी खगोल भौतिकी में, उसको सीधी चुनौती थी। क्या इसे आसानी से मान लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी विवाद हुआ इसे लेकर। अच्छा। हाँ, उस समय के एक बहुत बड़े खगोल भौतिकीविद थे सर आर्थर एडिंगटन। उन्होंने चंद्रशेखर के नतीजों का बहुत कड़ा विरोध किया। एडिंगटन ने? वो तो बहुत बड़ा नाम थे। बहुत बड़ा नाम। और उनका मानना था कि भाई प्रकृति में ब्लैक होल जैसी अजीब चीजें नहीं बन सकती। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर चंद्रशेखर के काम को औलत बताया। ये तो किसी भी युवा वैज्ञानिक के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, खासकर जब इतने बड़े वैज्ञानिक विरोध कर रहे हो। बहुत मुश्किल। एडिंगटन शायद इन नए चौंकाने वाले विचारों को पचा नहीं पा रहे थे। तारों का पूरी तरह ढह जाना, उन्हें ये शायद गणितीय खेल ज्यादा लग रहा था, असलियत कम। एक तरह से पुरानी सोच और नई क्रांतिकारी खोज के बीच की टक्कर। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। विरोध के बावजूद वो अपने गणित और अपने नतीजों पर अड़े रहे। और फिर वो अमेरिका चले गए। हाँ, शिकागो विश्वविद्यालय में उनका बहुत लंबा और शानदार करियर रहा। 50 साल से भी ज्यादा पढ़ाया और शोध किया वहां। 1953 में अमेरिकी नागरिक भी बन गए। और धीरे धीरे उनके काम को मान्यता मिली। हाँ, समय के साथ दूसरे मुशाहदात और सैद्धांतिक काम ने उनके नतीजों को सही साबित किया। और फिर कई दशकों बाद 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आखिरकार ये जानना भी जरूरी है कि उनका काम सिर्फ चंद्रशेखर सीमा तक ही नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तारों की अंदरूनी बनावट, रेडिएशन कैसे चलता है, ब्लैक होल का गणित, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुप्रयोग, यहाँ तक कि तरल गतिकी, फ्लूइड डायनामिक्स जैसे बहुत अलग अलग और मुश्किल क्षेत्रों में भी काम किया। उनका दायरा बहुत बड़ा था।
और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। नासा की जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, हाँ, उसका नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। वो ब्रह्मांड की सबसे गर्म और ऊर्जावान चीजों को देखती है। सही। तो चंद्रशेखर की कहानी से एक बात तो साफ है कि विज्ञान में सच को सामने आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन अगर आपके तर्क और विश्लेषण मजबूत हैं तो वो अपनी जगह बना ही लेता है। बिल्कुल। और शायद एक चीज जो हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं, हाँ, वो ये कि कैसे एक सीमा को जानना, जैसे चंद्रशेखर सीमा, असल में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को असीम बना देता है। इसने न सिर्फ हमें ये बताया कि तारे कैसे मर सकते हैं, बल्कि ब्लैक होल जैसी अनजान चीजों के दरवाजे भी खोल दिए। ये सोचने वाली बात है कि कभी-कभी किसी चीज की हद जानना ही हमें उसकी अनंत संभावनाओं के बारे में सिखा देता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी जगह, इस सब पर सोचने का एक नया नजरिया मिलता है।